सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य चाणक्य ने एक समय कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन और प्रलय उसके हाथ में पलते हैं। आप सोचिए कि आचार्य चाणक्य की उक्ति कितना बड़ा दायित्व शिक्षकों पर डालती है, क्योंकि पूरे भारत का भविष्य, पूरे राष्ट्र का भविष्य, पूरे ब्रह्मांड का भविष्य शिक्षक के हाथ में होता है कि वो कैसे विद्यार्थी तैयार करते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आईआईटीएन होते हुए भी निर्णय करे कि मुझे शिक्षक बनना है, तो निश्चित रूप से उसके बड़े कारण रहते होंगे, और वो भी यदि हमारे सीकर के एस के स्कूल के विद्यार्थी होते हुए फिर आईआईटी का सफर तय किया जाए और वापस लौट करके एक शिक्षक की भूमिका में शेखावाटी को वापस लौटाने का संकल्प लिया जाए, तो ये बड़ी बात होती है। मेरे साथ में आज जो व्यक्तित्व बैठे हैं उनका नाम है श्री अनिल गोरा। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे अभी कहा कि आईआईटीएन से शिक्षक बनना, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि इंजीनियर सु मास्टर बनबो, तो ये बड़ा टफ जर्नी होती है, लेकिन ये जर्नी आपके जीवन में घटी है। इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएंगे हमें। मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है सीकर में हुई है। मैं 12th मैंने एस के स्कूल से की है। फिर उसके बाद में हमने जेई की तैयारी की, फिर आईआईटी खड़गपुर में हम अब गए वहाँ। तो जब हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो ये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी यहाँ सीकर से। उस साल 2004 में केवल 4 या 5 विद्यार्थियों में सिलेक्शन हुआ था। हम जब वहाँ खड़गपुर गए तो वहाँ देखा कि लगभग सारे जो विद्यार्थी हैं जो आईआईटी में आए हैं वो सब मेट्रो शहर से हैं। तो हमने देखा कि भाई आईआईटी में सिलेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं वो सीकर जैसे शहर में उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये चीज़ बार बार हमें खटकती थी। फिर जैसे 4-5 साल का जो वहाँ पीरियड था, वहाँ हम दोस्त थे, वहाँ आपस में डिस्कस किया। फिर हमारे दिमाग में थॉट आया कि यार हम ऐसा कुछ कर सकते हैं सीकर में, जहाँ सीकर में बच्चे तैयारी करके आईआईटी में जा सके। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे सीकर जैसे शहर में अगर ये सुविधाएं नहीं होती, सुविधाएं जैसे उस टाइम किस बड़े शहरों में हुआ करती थी, बट बड़े शहर में जाकर पढ़ना वो इकोनॉमिकली बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसलिए हमारे दिमाग में यही थॉट आया था कि भाई ये जो सुविधाएं हैं हम सीकर शहर में उपलब्ध कराएं, जिससे यहाँ के लोगों पे आर्थिक भार भी ना पड़े। और आप देख सकते हो कि भाई 2004 में जब 4 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, आज मैट्रिक्स अकेले से 400 स्टूडेंट जेई एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम फिर उसके बाद में हमने कोटा में पढ़ाना स्टार्ट किया। घर वालों की तरफ से, जैसे आप कह रहे हो कि भाई इंजीनियर से सीधा मास्टर बनना, घर वालों की तरफ से भी रेजिस्टेंस आया, उनको भी समझाया हमने। और 2014 में हमने मैट्रिक्स की स्थापना की थी। और जैसे आप रिजल्ट देख रहे हो तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो हमारा डिसीजन था वो यहाँ काफ़ी बढ़िया फल दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसमें सर एक चीज़ और आती है कि 12th के बाद का जो समय होता है वो समय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करने वाला होता है। और खास करके जब अपन आईआईटी की बात करते हैं, जेई की बात करते हैं, उसमें तो चांस भी केवल 2 ही है, एक 12th के साथ, एक 12th के बाद। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्यार्थी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है जब वो अपने आप को आपको सौंपता है। तो ये कैसे इंश्योर करते हो सर कि, क्योंकि आपके ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर रहता होगा, भाई विद्यार्थी के जीवन का सवाल है, उसके पूरे भविष्य का सवाल है, तो ये कैसे इंश्योर करते हो कि वो बच्चा अच्छे से उसको निभा जाए? मैट्रिक्स में ये क्या आपने व्यवस्था बना रखी है कि जैसा आपने कहा कि इतना बड़ा फिगर यहां से हम लोग आईआईटी में भेजते हैं, ये पूरी कैसे मतलब संभव हो पाता है? ये आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमारे पास जो भी बच्चा आता है हम उसके साथ पहले दिन से वर्क करते हैं। जैसे एक तो 10th पास करके बच्चा आता है, एक 12th पास करके बच्चा आता है। तो जैसे 10th पास करके बच्चा आता है तो हमें उसके साथ पहले दिन से लगना पड़ता है। एक तो 10th की जो पढ़ने का तरीका होता है, जो 11th में जो जेई की प्रिपरेशन में जो पढ़ने का तरीका होता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे 10th में क्या होता है, आपको एक जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। 10th में जो स्कूलिंग की जो पढ़ाई होती है उसमें क्या होता है, हर चीज़ इंडिपेंडेंट होती है। वो आज की मान लो जैसे पढ़ाया गया उसने नहीं पढ़ा तो अगले दिन उसको उतना ही समझ में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें कॉन्टिन्यूटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको आज जो पढ़ाया गया है वो चीज़ें आएंगी तभी अगले दिन आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो इनिशियली आप ऐसे मान सकते हो कि इनिशियल 2-3 महीने हम इस चीज़ पर बार बार फोकस करते हैं, बच्चों को बार बार इसी चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंस रियलाइज कराते हैं। इसके अलावा उसकी बच्चे की शुरू के टाइम में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की जाती है। आप ऐसे मान सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा ग्रुप में भी काउंसलिंग की जाती है। क्लास में, पूरी क्लास में उनका जैसे हर 1 महीने से 15 दिन से उनका एक मोटिवेशन सेशन होता है। बेसिकली वो मोटिवेशन सेशन नहीं होता, उसमें उनको पढ़ने के तरीके बार बार बताए जाते हैं। इससे एक तो ये होता है कि जब उनकी जो जर्नी स्टार्ट होती है उसमें जो हर्डल्स आने होते हैं वो हर्डल्स कम से कम आते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा है भाई आईआईटी में जो एडमिशन का जो रेट होता है वो 1% ही होता है। इसका मतलब ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट है, इसका मतलब आप इस दौरान आपके दिमाग में कई नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं।
तो इसलिए हमारे बच्चों को सीधा सा क्लास में ये कह रखा होता है कि आपको कभी भी, चाहे सुबह शाम, कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है, तो उनको मोबाइल नंबर अवेलेबल करवा रखे होते हैं हम लोगों के पर्सनल। वो बच्चे उस मोबाइल नंबर पे एक सीधा एसएमएस ड्रॉप करते हैं, या फिर वो रिसेप्शन से काउंसलिंग का टाइम ले सकते हैं, या फिर वो हमसे पर्सनली आकर भी काउंसलिंग का टाइम ले सकते हैं। तो जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो तो अलग है ही, वो तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है, जो मेंटल सपोर्ट जो इस फील्ड में चाहिए होता है जी, वो बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। इसके अलावा जैसे जो 12th पास बच्चा आता है, उस बच्चे को तो हमें खासकर और ज्यादा मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो एक ही साल होता है। भाई 12th जो 11th में बच्चा आता है उसके पास तो 2 साल होते हैं, तो उसके ऊपर इतना लोड होता नहीं है। पर जबकि 12th पास जो बच्चा आता है उसको तो क्लियरली 1 साल में ही अपना सब कुछ करना होता है। तो उसके लिए तो हम सारे, आप ऐसा मान लीजिए कि उसके लिए तो हम एक एक चीज प्लान करके देते हैं बच्चे को, कि बच्चे को कब कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट में उसे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे क्या करना है, इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो ये क्या करना है। बच्चों को कॉन्सेप्ट लेवल तक हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इतना करते हैं तभी जाके वो बच्चा 1 साल में आईआईटी में जाने के लायक हो पाता है। इसका मतलब ये केवल शिक्षण नहीं है सर, ये तो पूरा प्रबंधन है, ये तो जीवन प्रबंधन हो गया एक बच्चे का, तब जाकर के आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो पाता है। आपने सर 2014 में जो जर्नी शुरू की, आपने बताया कि कॉलेज के दिनों से ही आपके ये था, वो जर्नी वहीं रुकी नहीं, वो जर्नी जो है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। उससे हम स्कूलिंग में भी आए, उसके बाद में नीट में भी आए, और ये जर्नी अनवरत रूप से चल रही है। ये यात्रा सर इतनी आसान तो नहीं रही होगी, या आज भी आपको लगता है कि अब चीजें सेटल होगी तो अब आसानी रहती है, या हर दिन आपको नए प्रयास करने पड़ते हैं? देखिए, आप फर्स्ट डे से नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। ठीक बात है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, जैसे हमने 2014 में मैट्रिक स्टार्ट किया, तो हमें ऐसा लगा कि यार ना, हो जाएगा बच्चों का सिलेक्शन, हम मेहनत करा देंगे बच्चों के साथ, एक एक पहले पॉइंट से, पहले दिन से जुड़ जाएंगे तो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। बट हमने जब यहाँ जेई की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि भाई बच्चे की जो स्कूलिंग होती है, वो बच्चे उस टाइम तक परिपक्व हो चुके होते हैं किस तरह से उन्हें पढ़ना है। जैसे जो घड़ा बनता है, हमने घड़े को बनते हुए देखा है। अब वो जब गीला होता है तब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट वो जब घड़ा सूख जाता है, पूरा पक्का हो जाता है, तो फिर उसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ऐसे मान सकते हो घड़े को तो मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल होता है। यहाँ जब बच्चा 11th में आता है तो वो सूखा घड़ा तो नहीं होता, बट वो गीला भी नहीं होता, मतलब उसको हमें मॉडिफाई करने में बहुत ज्यादा जोर आता है। तो इसलिए हमें लगा कि यार ना 11th 12th में हमने डिफिकल्टी फेस की और बच्चे को जेई के अकॉर्डिंग, या आप ऐसे मान सकते हो कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना काफी डिफिकल्ट है। और उसके पीछे कारण यही था कि स्कूलिंग जो है, स्कूलिंग जो करवाई जाती है वो जेई के हिसाब से नहीं करवाई जाती। तो इसलिए हमें भाई एमएचएस जो है वो स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारा ये फोकस था कि भाई सीकर में जेई वाली जो तो है ही कमी, तो वो तो हमने इस जेई एकेडमी खोल के पूरी कर दी। बट जो स्कूलिंग में जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से फोकस करके नहीं तैयारी करवाई जाती, उसको पूरा करने के लिए हमें एमएचएस स्टार्ट करना पड़ा। अब आगे भी देखो, हो सकता है कि हमें कोई और कमी लगे तो उसको तो हो सकता है, तो अभी तो मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बट हमारा यही प्रयास रहेगा कि भाई सीकर में शिक्षा के क्षेत्र में हम मतलब जहां जहां हमें ऐसा लगेगा यार यहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो चीज हम करेंगे। सर आप मैट्रिक्स के सिर्फ प्रबंधन का हिस्सा ही नहीं है, उसके पॉलिसी डिसीजन होने वाली उस टीम का हिस्सा ही नहीं है, उसके संस्थापक ही नहीं है, आप एक शिक्षक भी हैं और आप गणित पढ़ाते हैं सर, मैथ्स पढ़ाते हैं। मैं मेरे निजी जीवन का अनुभव बताऊं, मुझे मैथ्स कभी समझ में नहीं आती थी। मेरी बड़ी दीदी ने मेरे को बहुत ठोक पीन के ठीक ठाक किया था। मैं जितना मैं समझ पाया हूं सर, मैथ्स ऐसा या तो समझ में आती है या तो समझ में नहीं आती है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा, जैसे हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। और यदि आपको जेई क्लियर करना है, आपको आईआईटीएन बनना है, तो मैथ्स के अलावा कोई रास्ता आपके पास है नहीं, वो आपको आनी ही चाहिए। ये सर इस बड़ी गुत्थी को कैसे सुलझाते हो आप? ये मेरे लिए निजी रूप से भी जानने वाली बात है सर। ये आपने काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब क्लास 6 में था तो मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती थी। अच्छा, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती थी। जैसे हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के पेपर होते थे, तो मैं ना कैसे जैसे जुगाड़ कर कर आके नंबर ले आता था 70 में से, और नंबर भी ज़्यादा नहीं आते थे, 50-1% नंबर आते थे। ठीक है, 70 में से 35 नंबर आ गए, या 100 का पेपर है तो 50-60 नंबर आते। कैसे जैसे करके वो परसेंटेज जो मैथमेटिक्स के हैं वो 50-60 के आसपास घूमते थे। और मैथ्स की क्लास में भी एकदम मतलब इग्नोर्ड सा फील होता था कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा।
फिर क्लास 7th में एक सब्जेक्ट मैंने पिक किया कि यार ना परसेंटेज आसपास में सारे बच्चों के परसेंटेज आते हैं, कई पढ़ने वाले बच्चे हों उनको परसेंटेज आते हैं, उनके घर वाले रिस्पेक्ट भी करते हैं, हमारे घर वाले भी उन बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक बात है। तो हमें लगा यार पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर मैंने क्या किया, मैथ्स सब्जेक्ट पिक की अच्छा, कि यार ये इससे थोड़ा कोशिश करते हैं। बस उसमें आप ऐसे मान सकते हो कि मैंने ना जो स्ट्रेटेजी स्टार्ट की, जाने अनजाने वो एकदम सही स्ट्रेटेजी लगी। मैं क्या करता था क्लास में, जैसे क्वेश्चंस सर करवाते थे तो मैं क्वेश्चंस खुद से ट्राई करता था, अच्छा, खुद से ट्राई करता था। फिर है ना, आप समझ सकते हो भाई 7th 8th की मैथमेटिक्स बहुत इजी होती है, मतलब उस बच्चे के हिसाब से तो डिफिकल्ट होती है, बट आप अगर बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहे ना जी, तो है ना वो काफी इजी होती है। तो मैं 7th क्लास में मैथ्स के क्वेश्चंस खुद से लगाना स्टार्ट किया। अच्छा, 1 महीने में मेरे से चीजें होने लग गई। फिर पहला टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आए मेरे। आपका तो कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद में जो टीचर्स ने रेस्पेक्ट देना स्टार्ट किया, तो आप ऐसे मान सकते हो, देखो मैथमेटिक्स में जो सक्सेस आपको लानी है तो एक तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो तो बहुत जरूरी है। बिना आप पेन घिसे मैथ्स नहीं इंप्रूव कर सकते। इसके लिए आपका एक मोटिवेशन फैक्टर भी होना चाहिए जो आपको उस प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करे। मेरे लिए वो जो मोटिवेशन फैक्टर था ये कि ना, वो जो रेस्पेक्ट जो फैकल्टीज जो दे रहे थे, जो मैथ्स के सर थे, उन्होंने जो रेस्पेक्ट दी, तो मैंने देखा यार एक टेस्ट में टॉप करने से ना ये रेस्पेक्ट मिल रही है। तो फिर उसके बाद मैंने हाफ ईयरली में टॉप किया, फिर उसके बाद में ईयरली में टॉप किया, और मैं ऐसे मान लीजिए कि लगा ही रहता था। मतलब कम पढ़ते थे बट जो भी पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में पढ़ते थे। तो ये जो हैबिट है ना जी। उसके कारण तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन सारे खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मोटिवेशन होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप समझ सकते हो, देखो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ है वो सब कुछ कन्वेंशन है। ये माना गया है कि 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 4 आएगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री को आप रिलेट कर पाते हो कि भाई पहले ऐसे लोग हुआ करते थे। आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी भी आप रिलेट कर सकते हो कि भाई हाँ सामने। मैथमेटिक्स तो एक हाइपोथेटिकल दुनिया है। सही बात है। अब वो हाइपोथेटिकल दुनिया जो आपके आसपास में सब कुछ इमेजिनेशन ही तो है मैथमेटिक्स। तो उस इमेजिनेशन में अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए एंड प्रैक्टिस। बट मैं ये मानता हूं कि आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथमेटिक्स में इनिशियल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आई गारंटी यू कि ना थोड़े दिनों बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि बढ़िया रिजल्ट होगा वो काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। आप समझ सकते हो आजकल कि कोई सी भी आप जॉब उठा लीजिए, गवर्नमेंट जॉब उठा लीजिए, प्राइवेट जॉब उठा लीजिए, सभी में है ना सारी कंपटीशन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है, उनमें है ना मैथमेटिक्स का टेस्ट होता ही होता है। और यही चीज हम पढ़ाने में यूज करते हैं। जैसे हम क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि पहले हम कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो बच्चा पहले खुद से ट्राई करे। क्लास में ये चीज इंश्योर की जाती है, हर बच्चा, जो भी बच्चा वहां क्लासरूम में बैठा हुआ है, वो सारे बच्चे उस सवाल को ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। उनको ये कहा जाता है कि आपका आंसर आना जरूरी नहीं है, आपके जो एफर्ट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है। आप एफर्ट्स लगाइए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बड़ी चीज होती है उसके जो कदम होते हैं छोटे छोटे कदमों से ही बढ़ के वो बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सर। तो ये चीज हम पढ़ाने में भी फॉलो करते हैं। एक सवाल और सर आपसे पूछने का मन है, चूंकि आप यहीं से पढ़े हैं, एसके से आपने बताया कि पढ़े हैं, तो आपके बहुत सारे शिक्षक भी आपको मिलते होंगे, परिवार के लोग भी मिलते होंगे, रिश्तेदार भी मिलते होंगे, और अब चूंकि आप एक बड़े संस्थान के प्रबंधन के रूप में एक शेखावाटी को वापस लौटाने वाली भूमिका में भी हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा हैं, अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं, दायित्व भी ज़्यादा फील होता है, और उन्होंने एक विश्वास भी आप पे दिखाया। मैं यदि ये बोलूं कि आज शेखावाटी को आज भी वही एक पुराना बच्चा जो वहां से पढ़ करके निकला है, वो फिर से एक बड़ी भूमिका में आकर के कोई अपील करना चाहे अभिभावकों से, अपने उन पेरेंट्स से, और चूंकि आप तो स्वयं एक अभिभावक बन गए, क्योंकि बच्चे ला करके आपको सौंपे जाते तो आपको उनको गढ़ना पड़ता है, तो आप एक अपील यदि जिन भी भूमिकाओं में चाहें, अभिभावक के रूप में चाहे, उस बच्चे के रूप में चाहें, एक बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में चाहें, तो क्या अपील करना चाहेंगे सर शेखावाटी से? देखो, सबसे पहले तो मैं जो हमारे गुरुजन हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी जान पहचान के, उनका मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि हमें जो यहाँ सहयोग मिला है ना, जो मैट्रिक्स को 2014 से सहयोग मिला है, वो हमारे लिए, मतलब हमने इतनी उम्मीद नहीं की। हमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा हमें हमारे गुरुजनों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे जान पहचान वालों का, सभी का सहयोग मिला है। इनफैक्ट हमने जिससे मदद मांगी ना, उसने हमारी मदद की, खुले मन से मदद की, कहीं भी कोई द्वेष भावना नहीं। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स की जो सफलता है उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। मेरा
जो शेखावटी के जो लोग हैं जी। उनके लिए ये अपील है कि देखो, हम जैसे जानते हैं कि भाई शेखावटी में खेती के लिए पानी बहुत कम है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक तरह से वरदान भी है। हाँ। कि भाई अब खेती में इतना पानी नहीं है, इसका मतलब लोग पढ़ने के लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो भी अभिभावक है वो अपने बच्चे को पढ़ाई में पूरा सेटिस्फाई कराए, मतलब पूरा उसको एफर्ट्स लगवाए। जी। आप उससे रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए फर्स्ट डे से। जनरली क्या होता है कि ना, हम ऐसे देखते हैं कि वो जो अभिभावक होता है वो क्या करता है, वो आस पास से कंपेयर करता है कि यार इसके बच्चे का तो 10वीं में 90% आ गए, इसके बच्चे के 95% आ गए। आपको उनके पीछे की कहानी नहीं पता है। तो बहुत बार क्या होता है कि ना, अभिभावक जो है वो बच्चे पर अननेसेसरी दबाव बना देते हैं। फिर उसके कारण वो बच्चा ना, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाता, ये प्रेशर में आ जाता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अपने यहाँ के लोगों को का मतलब वो जो लेवल बोलते हो ना आप, इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचा सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में चीजें नहीं समझ में आती थी क्योंकि उतने एफर्ट्स लगते नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं बनता था। पर जैसे इंटरेस्ट बना वैसे ही रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो थोड़ा सा आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा पेरेंट्स से एक और उम्मीद है कि अगर वो कहीं भी किसी भी संस्थान में, जैसे मैट्रिक संस्थान में भी आप डाल रहे हो, तो आपको बच्चे की परफॉर्मेंस रेगुलरली, मतलब आप ऐसे मान लीजिए 2-3 महीने में एक बार आपके आके मिलना चाहिए, मॉनिटर क्योंकि करते रहना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं के बच्चे, जैसे हमारे टाइम के बच्चों को तो कोई पेरेंट्स का इतना मेंटल सपोर्ट ना भी मिला ना तभी चलता था, क्योंकि आसपास में किसी को नहीं मिलता था। वो वातावरण ही वैसा था। भाई ऐसा वातावरण था कि ना, स्कूल में अगर 2 थप्पड़ पड़ी है ना तो घर पे जाके हम बता नहीं सकते। क्योंकि घर पे जाके बताते एक और भी पड़ेगी। तो वहां वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बट आज के एनवायरमेंट में जहाँ इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा कंपटीशन, हमारे टाइम कंपटीशन भी नहीं हुआ करता था इतना, और आज कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो क्या पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट हो गया, कोई और फैमिली का सपोर्ट हो गया, वो सपोर्ट जो है वो आपके बच्चे की सफलता में काफी बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ये जो पार्ट है, ये जो फैमिली सपोर्ट है, जो ये पार्ट मेरे को ऐसे फील होता है कि थोड़ा सा यहाँ शेखावटी के एरिया में अभी वो कम है, वो बढ़ना चाहिए। सर, आपने पूरी अपने जीवन की मैट्रिक्स की पूरी यात्रा की चर्चाएं हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जब हमारे अपने बच्चे बड़ा फलक तैयार कर सकते हैं, बड़ा आसमान रच सकते हैं, तो क्यों नहीं 2 कदम हम भी आगे बढ़ाएं। और आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स की उच्च प्रबंधन की टीम के सारे लोग बिल्कुल विनम्र भी हैं और उसके साथ साथ में मेहनती भी हैं। इसलिए मैं इन सब लोगों के लिए ये बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आवश्यक नहीं कि आज आपको चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए, चीजें समझ में आएंगी, परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।